कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। आज के किताबनामा के इस एपिसोड में मैं अदिति महेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसी लेखिका हैं जिनका लेखन हिंदी के आधुनिक पड़ाव में एक मजबूत कड़ी साबित होने जा रहा है, या शायद हो भी चुका है। मेरे साथ हैं अनु चौधरी। अनु पेशे से अनुवादक हैं, संपादक हैं और भारत की इकलौती लेखकों की अपनी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट की डिप्टी क्रिएटिव हेड हैं। मगर अनु दिल से सिर्फ लेखक हैं। आइए मिलते हैं अनु सिंह चौधरी से। अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया अदिति। अनु, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं कि आपकी नई किताब नीला स्कार्फ अभी अभी प्रकाशित हुई। आपकी किताब में स्त्री पात्र एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कहना ना होगा कि स्त्रीवादी साहित्य एक बहुत रिबेलियस स्ट्रीक लेके आगे उठा है पूरी दुनिया में, लेकिन आपकी स्त्रियां कोई झंडा नहीं उठाती, बर्न द ब्रा या वोटिंग राइट्स जैसे मुहिमों पे नहीं छिड़ती। उनकी जो जद्दोजहद है वो बहुत ही आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। मुझे तो बहुत खुशी है, कम से कम आपको ये लगा कि ये जो स्त्रियां हैं वो हालांकि बहुत मुखर नहीं हैं उस लिहाज से कि झंडा उठाती हों या स्त्रीवाद पर भाषण देती हों या किसी किस्म का विद्रोह करती हों, लेकिन आपने ये बात नोटिस की कि बहुत खामोशी से अपनी रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में ये बदलाव वो ला रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये वो स्त्रियां हैं जो हमारे आसपास की ज़िंदगी से आती हैं। हमारे घर में काम करने वाले लोग, हमारी माएँ, हमारी नानी, दादी, मौसी, बुआ, आस पड़ोस की महिलाएं, हम जिनके साथ काम करते हैं वो सहयोगी, जिनसे हम हर रोज़ बात करते हैं वो लोग, हम पार्लर जाते हैं और वहाँ जो हमारी थ्रेडिंग करती है वो, ये सारी महिलाएं वही हैं और ये किरदार भी वही हैं। और इतने सालों में मैंने यही देखा और सीखा है कि बड़ी खामोशी से अपना काम करते हुए ये सारी महिलाएं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदल रही हैं, कुछ ना कुछ बेहतर कर रही हैं। और धीरे धीरे कर यही बदलाव जो है वो एक बड़े सामाजिक बदलाव का रूप ले लेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो हालांकि ये महिलाएं जो हैं मेरे स्त्री किरदारों में वो खामोश ज़रूर हैं, लेकिन आप शायद नोटिस करेंगे कि हर कहानी में एक बड़ा फ़ैसला लिया है उसने और हर कहानी में स्टेटस को चैलेंज करने की और कुछ बदलने की कोशिश की है। जिस तरीके से आधुनिक कहानी को स्लाइस ऑफ लाइफ का एक निर्णायक रूप माना जाता है, उसे आपने बहुत ही सलीके से अपनी कहानियों में पिरोया है। जैसे कि आपकी कहानी में लिली है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पिटती है और फिर शादी के 2 महीने पहले उसको मज़ा चखाती है। या फिर आपकी कहानियों में भाभी हैं जिनके गर्भपात के बाद वो ससुराल में और बुरी तरह जकड़ी नज़र आती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जो कि कहीं ना कहीं अपने शारीरिक प्रतिबद्धताओं के कारण या फिर अपनी कमज़ोरियों के कारण सामाजिक चेतना के दायरे में जकड़ी अपने आप को पाती हैं, उनके लिए क्या सिर्फ मज़ा चखाना या उस परिवेश से समझौता कर लेना, इन दोनों परिस्थितियों के अलावा कोई और आपको दिखता है रास्ता है उनके लिए? ज़रूर है। लिली अपने बॉयफ्रेंड को मज़ा ज़रूर चखाती है, लेकिन वो शोर मचा के नहीं करती है काम, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के ये काम नहीं करती, या जिस तरह की हिंसा उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ अपनाई है वो रास्ता अख्तियार नहीं करती। वो एक निर्णय लेती है, एक फ़ैसला लेती है कि उससे वो शादी नहीं करेगी। और ये बहुत ये मुश्किल फ़ैसला है कि जिस तरह के परिवेश से लिली आती है, तो अपनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो एक मुश्किल फ़ैसला लेती है। उसी तरह भाभी जी का जो किरदार है
भाभी जी अपने लिए अपने अपने हालात में बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं, और वो कहानी मैंने वैसे ही छोड़ दी उसमें। लेकिन और जो किरदार हैं, क्योंकि रनिया का जो पात्र है, रनिया देखती है जो दो किरदार हैं, जो दोनों किरदारों के बीच की विडंबना है, जो इसकी माँ है जो 5वां बच्चा पैदा कर रही है, और एक भाभी जी है जो उसके मालकिन की बहू है, और इतने प्यार से उनको रखा जा रहा है और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। तो ये जो दो अलग अलग दुनियाओं की विडंबना है, रनिया वो विडंबना दिखा रही है। इस विडंबना को दिखाते हुए भी रनिया का एक किरदार है जो समझ रहा है कि जो 14-15 साल की या 13 साल की जो लड़की है, वो समझ रही है कि एक स्त्री के होने का मायने क्या होता है, और एक स्त्री के दो अलग अलग किस्म के समाजों में होने का मायने क्या होता है। हम कई बार, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, कई बार हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। भाभी जी भी उसी परिस्थिति का गुलाम है। और ईमानदारी से बताऊं तो जब मैं ये किरदार रच रही थी तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि स्त्री किरदारों को ही अहमियत देनी है, या सिर्फ मुझे स्त्री किरदार लिखने हैं और रचने हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि आप स्त्री हैं, क्योंकि आपने बचपन से कई सारे किरदारों को देखा है, क्योंकि आपने कई सारे सवाल उठाए हैं, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं कि मुझे दुपट्टा पहनने को क्यों कहा जाता है, मुझे अकेले जाने को क्यों नहीं कहा जाता, मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे नौकरी छोड़ने को क्यों कहा जाता है, मेरे लिए शादी इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों है, मेरे लिए बच्चे पैदा करना इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों है। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में ये स्त्री किरदार रचे गए, और कहीं भी ये हालात के साथ समझौता इस तरह से नहीं करते जितना कि कोशिश करते हैं कि वहाँ थोड़ा सा कुछ बदला जाए। तो लिली के साथ भी वही होता है, और बाकी जो और किरदार आप देखेंगी वो भी शायद उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, और एक छोटी सी चीज़ को, एक छोटा सा फैसला लेने की कोशिश करते हैं, या छोटी सी ऐसी कोई बात करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बदले और उनके ज़रिए किसी और को प्रेरणा मिले। फैसलों की इन करवटों के बीच में बदलाव के सलवटें अभी थोड़ी दूर हैं। बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं घोर आशावादी हूँ बुरी तरह से, और मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं वो उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और उनसे सबक लेना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर मेरी माँ से मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई, कई मायनों में मुश्किल भी हुई, लेकिन अगर बेहतर हुई तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी और अपनी बहू के लिए थोड़ी सी आसानियाँ और पैदा कर पाऊँगी। अगर बिसेसर बो जाके अपने मालिक को जवाब देकर आती है, तो वो एक जो सामाजिक बदलाव का है वो एक बड़ा अहम हिस्सा है, और वो ये करके आती है। इसमें हिम्मत है। मुझे नहीं लगता कि 30 साल पहले कि बिसेसर बो शायद ये काम कर पाती। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि मंजिल बहुत दूर है, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है सिर्फ। और बात इक्वालिटी की नहीं है, बात बराबरी की नहीं है, बात है कि जो हम अपने फैसले ले सकें वो खुद ले सकें, अपने लिए इज़्ज़त की एक ज़िंदगी जो बना सकें वो खुद बना सकें, और स्त्री होते हुए इस समाज में अपने लिए एक मुकम्मल मुकाम बना सकें। सफ़र सिर्फ इतना, मंजिल इतनी ही है, हालांकि सफ़र बहुत लंबा है। बावजूद इसके मैं मान के चलती हूँ कि हर दिन बदलाव आ रहा है, हर दिन चीज़ें बदल रही हैं, और हालांकि ये भी बहस का मुद्दा है, और बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि जब हम स्टूडियो में ये बात कर रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, ख़बरों में कुछ और आ रहा है, हर रोज़ एक निर्भया आ रही है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि हर रोज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में थोड़े थोड़े बदलाव कर सकें, थोड़े थोड़े तरीके से बदल सकें चीज़ें, तो उसका कहीं ना कहीं एक जो बड़ा असर है वो पूरे समाज पर दिखाई देगा। हो सकता है उसमें 100 साल लगे, हो सकता है 200 साल लगे, लेकिन फिर भी सफ़र तो करना ही है, चलते तो हमको रहना ही है। पर क्या ये पुकार नहीं है एक रैडिकल चेंज के लिए? क्योंकि जिस तरीके से आपके स्त्री पात्र अपने परिवेश से ही जूझते हुए अपना रास्ता धीरे धीरे माउंटेन वुमन की तरह तोड़ती हुई निकल रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे सफ़र ही रह जाएगा, और इससे मंजिल ऐसा ना हो कि धुंधली पड़नी शुरू हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आप जब आसपास देखेंगी तो देखेंगी और पाएंगी कि दरअसल होता यही है। वो माउंटेन वुमन की तरह ही हर स्त्री अपने लिए रास्ता बना रही होती है, और बहुत खामोशी से बना रही होती है। लेकिन रास्ता बनाने के क्रम में अगर बहुत बड़ी
बड़े पहाड़ को हटाने के लिए, किसी बड़े चट्टान को हटाने के लिए, किसी बड़े विस्फोट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्त्री किरदार वो भी करती है। मुझे इंतज़ार है आपके उस तरह के स्त्री पात्र का अनु, जो कि एक विस्फोट ज़रूर करें। आप खुद विस्फोटक तो हैं ही, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप कंटेंट प्रोजेक्ट में आप किस तरीके से उभरते हुए लेखकों को और सबसे ज़रूरी लेखिकाओं को मांझती हैं और उनकी कहानियाँ किस तरीके से लोगों तक पहुँचती हैं? आप सबको मालूम होगा कि कंटेंट प्रोजेक्ट के तले हम एक शो करते हैं जो नीलेश मिश्रा होस्ट करते हैं, जो बहुत पॉपुलर रेडियो शो है, यादों का एडिट बॉक्स। बल्कि मेरे लेखन का सफ़र भी यादों के एडिट बॉक्स से बहुत करीबी तौर पे जुड़ा हुआ है। मैंने पहले यादों का एडिट बॉक्स के लिए कहानियाँ लिखना शुरू की और लगातार लिखा। हालांकि उसके पहले भी मैं लिखती रही थी और कई दिनों से लिखती रही थी, लेकिन एक फॉर्मेट में लिखते हुए और एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी कहानियाँ कहने के लिए, उनके लिए किरदार रचने के क्रम में हमने लेखन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो ये शो सिर्फ एक ज़रिया है, लेकिन इस शो के ज़रिए जो कई सारी नई आवाज़ें जो हर रोज़ हम तक पहुंच रही हैं, जो हमारी ईमेल्स में पहुंचती हैं, इनबॉक्स में पहुंचती हैं, वो कई सारे ऐसे नए लेखक होते हैं जो नए किस्म की कहानियाँ कहना चाहते हैं, नए किस्म के किरदार रचना चाहते हैं, और उनके लेखन में एक किस्म की समकालीनता होती है, एक तरह का कॉन्टेम्प्रेरी एहसास होता है, टच होता है। तो हम आमतौर पे यही करते हैं कि उन कहानियों में से चयन की प्रक्रिया जो होती है बड़ी मुश्किल और लंबी होती है। सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ चुनी जाती हैं। उसके बाद महीने में कम से कम 2 बार हम आपस में मिलके मंडली के ज़रिए, कई बार स्काइप पर भी, हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं और उन कहानियों पर एक दूसरे को सुझाव देते हैं। ये सुझाव बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत डेमोक्रेटिक है। कहीं भी ये नहीं है कि अच्छा वो उसने कहा तो वो सही है। अल्टीमेट ट्रूथ कहानी को लेकर कुछ भी नहीं होता, और जो भी अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो एक लेखक ही तय करता है। बावजूद इसके लेखक को ये ज़रूर बताया जा सकता है कि अगर आप इस प्लॉट को थोड़ा सा बदलें या इस किरदार को थोड़ा सा और बदलें या कुछ और भाषा में तब्दीली लेकर आएँ तो आपकी कहानी और शक्तिशाली होगी। तो हम यही काम करते हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक हमने 500-600 कहानियाँ शायद रेडियो पर सुनाई हैं, और काफ़ी सारे लेखक, कम से कम 40 लेखकों की कहानियाँ सुनाई हैं। और इस तरह से एक पैरेलल, ये पॉम्पस नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि एक किस्म का पैरेलल लिटरेचर भी और पैरेलल कहानियाँ भी तैयार हो रही हैं, जो शायद अगले 10 सालों में आधुनिक कहानी की जब बात होगी तो एक किस्म का मील का पत्थर होगी, उसके बारे में बात की जाएगी। और इस मंडली से मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 5 ऐसे लेखक ज़रूर होंगे जो अगले 10 सालों में कुछ कमाल करने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि आप एक घुमक्कड़ हैं, और मैं क्योंकि आपको निजी रूप से जानती हूँ इसलिए मैं इस बात को बहुत पुख्ते तरीके से नेशनल टेलीविज़न पे कह सकती हूँ कि आप एक बड़ी कट्टर घुमक्कड़ हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक औरत का जब वो एक एथनोग्राफी के ज़रिए अपने फील्ड को समझने निकलती है तो उसका अनुभव कैसा रहता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं इसका जवाब एक वाक़ये के ज़रिए देना चाहूँगी। मैं अलवर में थी और अलवर के गांव में घूम रही थी और एक प्रोजेक्ट के लिए घूम रही थी, और चूँकि गांव में थी इसलिए जाहिर है गांव वालों के साथ रह रही थी और उनके घरों में रह रही थी और लड़कियों के स्कूलों के हॉस्टल्स में रह रही थी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुझसे कहा गया कि आप शहर के अलवर के एक सबसे बड़े होटल में जाकर आप रुकें, और मेरे लिए वही व्यवस्था की गई। जब मैं होटल में आई तो जब मैंने कमरा देखा तो जाहिर है मैं अकेली मैं सफ़र भी अकेली कर रही थी और रह भी अकेली रही थी। तो जब मैंने कमरा देखा तो देखा कि वहाँ पर जो छिटकनी नहीं है कमरे के अंदर, ये 5 स्टार होटल है लेकिन कमरे में छिटकनी नहीं है। वो ऑटो लॉक के ज़रिए खुलता है, जिसमें कार्ड होता है, आप कार्ड स्वाइप करते हैं और कमरा खुल जाता है आपके लिए, बहुत फैंसी। और उसमें एक छोटा सा बस एक कड़ी लगा दी गई है आपकी सेफ्टी के लिए। और जब मैंने ये बात रिसेप्शन पे कही कि मुझे सेफ़ महसूस नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आप ऐसा कैसे, मतलब मुझे छिटकनी चाहिए, बाहर से तो कोई भी कमरा खोल सकता है या फिर अंदर हाथ डाल के वो कड़ी भी खोली जा सकती है, बहुत आसान सी बात है। तो वो जो तब मुझे अनुभव ये हुआ कि इन लोगों को आदत ही नहीं है, ये जहन में इनके बात ही नहीं आई कि कभी कोई लड़की या महिला अकेले इस होटल के कमरे में रहने भी आ सकती है। तो महिला की सुरक्षा तो कभी उनके लिए ज़रूरी थी ही नहीं, मुद्दा ही नहीं था उनके लिए।
उस रात मैंने टेबल पर अपने सूटकेसेस, बैग सब कुछ लगा के और कमरा पूरी तरह सील किया और मैं पूरी रात जाहिर सी बात है जागी रही। लेकिन मैंने खुद को ज़्यादा सहज और ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया जिस रात मैं गांव में रही। जितनी रातें मैंने गांव में गुजारी हैं उतनी रातें मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया है। तो ये शहर और गांव की बात नहीं है, ये बात है कि हमारी कंडीशनिंग किस तरह की है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि गांव में जो है एक कमरे के घर में लोग रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी होती है, तो वो उसी एक कमरे में जानते हैं कि महिला को जगह कहाँ दी जानी है, औरत को कहाँ उसकी प्राइवेसी दी जानी है, जबकि होटल का कमरा उसके लिए तैयार नहीं होता कि एक महिला अकेले रह सकती है। ये जो ख़ुद को किस तरह से बदलना है वो पूरी तरह से इंस्टिंक्टिव होता है। आप अपने गट फील पे जाते हैं। आप जब गाड़ी में बैठते हैं या टैक्सी में बैठते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आप अपनी पूरी तरह से, और ये गट फीलिंग जो छठा जो सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं, वो लड़कियों में बखूबी बचपन से तैयार किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये सही जगह है, यहाँ बैठा जा सकता है, या जो ड्राइवर मुझे लेकर कालाहंडी जाएगा या किसी गाँव में जाएगा या किसी नक्सल प्रभावित इलाके में लेकर जाएगा तो इस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। या आपकी गट फीलिंग कहती है कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। तो ये पूरी तरह इंस्टिंक्टिव होता है। मुझे लगता है कि फिर इससे अगर जेंडर को निकाल दिया जाए तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो गट फीलिंग है, वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा घूमने वालों में आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस पे कितना और कब भरोसा किया जाना है। लेकिन बिल्कुल आप बदलते हैं ख़ुद को। गांव में आप अलग किस्म के होते हैं, आप शहरों में होते हैं तो अलग किस्म के होते हैं, आप छोटे शहरों में जाते हैं, जबकि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरी शादी छोटे शहर में हुई है। तो वहाँ जो आप होते हैं, आपकी वेशभूषा, आपकी बात करने का तरीका, लोगों से आपका आचार व्यवहार, वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिर आप वो सम टोटल होते हैं। आपकी जो शख्सियत होती है ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और जिस बात का गुमान है एक किस्म का कि मैं घुमंतू हूँ और घुमक्कड़ हूँ, और ये कई बार मेरे लेखन में भी दिखाई देता है। आने वाले दशक में हिंदी के लेखन में आप किस तरीके के बदलाव देखती हैं? जो सबसे बड़ा अंतर जो मुझे नज़र आया है पिछले 5 सालों में, और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 सालों में भी वो नज़र आएगा, वो है अल्टरनेटिव मीडिया के ज़रिए लेखन। जो कि मैं ख़ुद को फेसबुक राइटर मानती हूँ, ब्लॉगर हूँ, और ये बहुत दिलचस्प चीज़ पिछले 5 सालों में नज़र आई है कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए या इस तरह के अल्टरनेटिव लेखन के ज़रिए कई सारे अच्छे लेखक मिले हैं। इसमें बहुत सारा कूड़ा भी आया होगा, आप प्रकाशक हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हुआ है। तो अगले 10 सालों में कई सारी नई आवाज़ें निकलेंगी। दूसरी जो मुझे बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है वो ये दिखती है कि अलग अलग मीडिया का एक किस्म का समावेश होगा, एक मंच पर आना बहुत ज़रूरी होगा। तो किताबों का फिल्मों में बनना, ज़्यादा बनना, धारावाहिकों का किताबों के फॉर्म में आना, और कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है लगातार कई सारे मीडिया वर्टिकल्स पे, वो कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होके और बेहतर तरीके से पाठकों तक या श्रोताओं तक या दर्शकों तक पहुंचना, ये मुझे लगता है कि अगले 10 साल की ज़रूरत है, 10 साल की मांग है। इसलिए अच्छी कहानियाँ रेडियो के लिए अडेप्ट होनी चाहिए, अच्छी कहानियाँ टीवी पे दिखाई देनी चाहिए। टीवी पर जो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर रवीश की रिपोर्ट है तो वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी अलग अलग मीडिया पे काम हो रहा है, अलग अलग मीडिया वर्टिकल्स पे, वो इकट्ठा होके और ये जो डिवीजन, जो क्रॉस कटिंग, हाँ, जो हाइब्रिड कंटेंट है वो आना चाहिए और आएगा अगले 10 सालों में, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये थी अनु सिंह से हमारी बहुत ही रोचक बातचीत। हर लेखक की सियाही में कुछ ना कुछ दवात के रूप में होना चाहिए, और वो दवात उनके पाठकों की प्रशंसा होती है। मेरा इस प्लेटफॉर्म से सभी पाठकों से यही अनुरोध है कि किताबें खरीदें और पढ़ें, और जाली किताबें बिल्कुल ना खरीदें। I am reading today from this book called Shaping the World, Women Writers on Themselves. This is a piece I wrote last year about the process of writing and what it's like to be a writer and a mother. The piece appeared in an anthology with a number of other prominent South Asian women writers, and I'm honored to have been included in this anthology.
The piece is called Split in Half 6 Ways. I had this strange notion that when they ask you to write about writing, it's all over, because they're not asking for a poem or a novel. They're saying, tell us what you do all day long. There's no good clean answer for this, since the backstage of writing is a cluttered, blood-spattered arena overrun with escaped ghosts, dented friendships, the stink of lost battles, and a tenuous sense of self. Besides, it's not what I do all day, it's what I am. And what I am is split in half, 6 ways. First, there's me, walking, looking, chatting, eating, sleeping, living in Shanghai. Then there's the dwarf clamped to my shoulder, a mini-me hissing into my ear. You could use that. Very few moments in my day are purely, fully, simply lived, because each one must be dissected for its potential to feed the blank page. Paradoxically, the only time I'm not split is when I'm writing. The other day, a few years ago, I went for a facial. Shanghai's beauty and massage salons are staffed with women from the inland provinces who have come to the big city to look for work. The girl assigned to me was from Hunan or Hubei, and she smeared lotions and creams on my face as I closed my eyes and rested under the tap-tap of her fingers. Working with the hands loosens a person's tongue, and this chatty girl from Hunan or Hubei saw that I spoke Chinese. She teased from me that I was a writer, confessed that she loved to write too, and then began to tell me her dream. It was tinged with magic. She walked through gold wheat fields in an attempt to reach a blue temple. A man with hooves appeared. A ring of fire sprang up. She had conversations with dead people. Poof! There was the dwarf on my shoulder, shoving aside a relaxing, innocent episode, squawking, "Use it, use it, use it." I write to silence the dwarf, betraying all else. Every morning, the normals of Shanghai, they're of all nationalities, they shower, brush their teeth, put on suits, grab their bags and get into cars or buses, or leap onto bicycles and head to offices where they do mysterious office things. It keeps the city humming. Me, I pace. I pace in front of the black-mouthed stage that is my imagination, wringing my hands, clearing my throat. The stage is protected with scarlet velvet curtains. If I can pull aside the red velvet curtains and venture in, then I can write. However, there are keening green demons that kneel outside the curtained cave. Daily, they rise to their feet and chant, "You can't do this. You're wasting your time. Who needs words? You want our honest opinion? That great mass of humanity out there does not care. Realize this." They pause for breath. We, us, here the green demons indicate with a thumb each other, the demon posse, would rather jump off a cliff than read this piffle. In fact, you should jump off a cliff instead of writing this piffle. You forgot to pay the rent. You're out of milk. You should take your kid to the park instead of sending her with IE. The bond market is a much better investment in this climate. You try too hard. You overwrite. Your plot is thin. Your character's weak. Get a real job. It's the perfect time to sort out the jumbled pile of name cards. They sigh and look at me kindly. You're so tired. And it's only 9. Take a nap, a tiny little mid-morning nap. Break for coffee? Oh wait, you haven't started yet. So what? 1 coffee can't hurt. If I can put my hands over my ears and shove past the voices, if I can slip across that threshold into darkness, I can write. For a while, my toddling daughter loved a rickety American song called the Hokey Pokey. I had to sing and mime it out for her, extend one limb at a time, left, right, then do it all again.
One day I realized that the final stanza describes quite precisely the process of writing. You put your whole self in, you put your whole self out, you do the hokey pokey, and you turn yourself around, and that's what it's all about. The successful, read sane writer must navigate two worlds. She must hop around the hubbub and arc lights of quotidian life, then pull apart those red velvet curtains carefully, for it turns out they're edged with barbed wire, and she must dive into the darkness of ropes and pulleys. She must go from one land to the other without too much flesh torn in transit.